सन 2009 से पहले तकरीबन हर सुबह मेरी आंख मेरी माँ की चीखों पुकार से खुलती थी और आंखें खुलते ही मैं देखता था कि मेरे बाबा मेरी माँ को जानवरों की तरह पीट रहे होते थे और मेरी माँ भी अपनी जान बख्शी के लिए उन्हें ऊपर वाले का वास्ता देती रहती थी। एक दिन सुबह 4 बजे से पहले ही मेरी माँ को डंडों और बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया गया। तकलीफ की वजह से निकलने वाली चीखों पुकार सुनकर हम सब बहन भाई जाग गए और दौड़कर माँ के पास जाने लगे तो हमारी बुआ ने हमें रोक लिया और कहा, तुम्हारी माँ पर चुड़ैल का साया है, वो तुम सबको जान से मारने लगी थी, तुम्हारे बाबा इसीलिए उसे मार रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि मेरी बुआ जो अपने इन्हीं घटिया कर्मों की वजह से ससुराल वालों से रूठकर यहाँ मायके में बैठी थी, उसने इल्जाम लगाया था कि मेरी माँ ने मेरी बुआ पर टोटका कराया है ताकि बुआ का घर बिल्कुल न बच सके, और साथ ही किसी तांत्रिक का हवाला देते हुए कहा कि मुझे फला बाबा जी ने बताया है। अब मेरे बाबा के लिए उनकी बहन का कहा ही सच था, इसलिए बिना तहकीकात के उन्होंने सोती हुई मेरी माँ को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि बुआ ने इल्जाम लगाया था कि वो रात को उठकर ही ये घिनौना काम करती है। मैंने देखा है कि कल रात भी इसके हाथ में टोटके का सामान था जो इसने मुझे देखते ही फ्लैश में बहा दिया और अब घुनी बनकर नेक बनने का बहाना कर रही है। इस दिन निकलने से पहले ही मेरी माँ को इतना पीटा गया कि वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई और जब होश में आई तो सूरज निकल चुका था। माँ के होश में आते ही मेरे बाबा ने मेरी माँ को घर से निकालकर बाहर कर दिया। यकीन करें, जब मेरी माँ को घर से निकाला गया तो उनके सर पर दुपट्टा तक नहीं था। चमड़े की बेल्ट लगने की वजह से कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पाँव में जूता तक नहीं था, ना ही उन्हें घर से कुछ उठाने दिया गया था। मेरी माँ ने हमारी बुआ और बाबा के पाँव पकड़े थे, हाथ जोड़े थे, मिन्नतें की थी कि मुझे जान से मार दो मगर मुझे मेरे बच्चों से जुदा ना करो। लेकिन यहाँ तो किसी के भी दिल में अफसोस नहीं था तो तरस कहाँ से आता। मेरी माँ की नज़रें मुझसे मिली तो मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद नजर आई कि मैं ही बस अपनी माँ की आखिरी उम्मीद हूँ, मैं ही उनका आखिरी सहारा हूँ। मैंने हिम्मत की और बाबा को काम के लिए बाहर जाने का कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। मैं चुपचाप माँ के साथ घर की दहलीज से निकल गया। बाकी बहन भाइयों को भी साथ चलने का कहा मगर केवल एक बहन मेरे साथ खड़ी हुई और हम घर से निकल आए। मुझे याद है, गांव की एक मोची की पत्नी ने मेरी माँ को दुपट्टा और जूते दिए। मेरी माँ ने उससे ही मुंबई जाने का किराया लिया और हम दोनों बहन भाइयों को लेकर मुंबई मामा के घर आ गई। मामा के घर भी मामी को खुश रखने के लिए हम लोग घरेलू नौकर की तरह उनका काम करते, मगर उसके बावजूद भी वो मामू की गैर मौजूदगी में हमारी इंसल्ट करती रहती थी। यहाँ तक कि 2 साल बाद उन्होंने मामा से कह ही दिया कि बहन या बीवी में से बस किसी एक को चुनो। मेरी माँ जो पहले ही घर से बेघर थी, उन्होंने मामा जी को कहा कि वो अपनी पत्नी को ना रूठने दे और फिर हम किराए का घर लेकर उसमें शिफ्ट हो गए। घर का किराया मामा जी चुका देते थे। बाकी मेरी माँ ने सुबह के टाइम एक प्राइवेट अस्पताल में बतौर चपरासी का काम शुरू कर दिया और पार्ट टाइम घरों में काम करने लगी ताकि अपना और अपनी औलाद का पेट भर सके। हम दोनों बहन भाई भी स्कूल से आते तो मेरी माँ लंबी रस्सी की मदद से हम बहन भाइयों का हाथ आपस में बांधकर हमें घर से कचरा चुनने भेज देती थी। हाथ इसलिए बांधती थी कि हम दोनों बहन भाई ज्यादा दूर या एक दूसरे से बिछड़ ना जाएं और 2 घंटे में जितना मुमकिन होता हम दोनों बहन भाई कचरे से प्लास्टिक, लोहा, रद्दी और बाकी की काम की चीजें अलग अलग करते और दोपहर ढलते ही वापस घर की राह कर लेते, क्योंकि स्कूल का काम खत्म करके मेरी बहन ने माँ के साथ मिलकर लोगों के घरों में काम करने भी जाना होता था। जबकि मैं एक फास्ट फूड की दुकान पर बतौर वेटर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक काम करता था। एक बार हम दोनों बहन भाई कचरा चुन रहे थे कि हमें किसी बेकरी से लाया हुआ रेडीमेड बर्गर मिला जो शायद डेट एक्सपायर हो जाने की वजह से किसी पैसे वाले ने बाहर फेंक दिया था। उसे उठाने के लिए हम दोनों बहन भाई ने दौड़ लगा दी और बर्गर उठा लिया, मगर बेध्यानी में दौड़ने की वजह से मेरी बहन के पाँव में कांच का एक टुकड़ा लग गया जिससे मेरी बहन के पाँव से खून बहने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू रोके और बर्गर अपनी बहन को पकड़ाते हुए कहा कि तू क्यों दौड़ रही थी, जबकि तुझे तो पता है कि तेरा भाई सबसे पहले तुझे ही देगा, और साथ ही कहा
कि तू फिक्र ना कर, एक न एक दिन तुझे ताज़ा बर्गर लेकर जरूर खिलाऊंगा। मुझे पता था कि जल्द ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी अपनी बहन को तसल्ली दी और आज 11 साल बाद भी अपनी बहन को मैं ताज़ा बर्गर लेकर नहीं दे सका। मैंने बहन को उठाकर बाहर साफ रास्ते पर लाकर खड़ा किया ताकि उसे और किसी तकलीफ से सुरक्षित रख सकूं। जब मैंने अपनी बहन को उठाया हुआ था तो मेरी बहन ने मुझसे इंतहाई मासूम अंदाज में कहा था कि भाई, लोग सच कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। और मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, लोग गलत और झूठ कहते हैं। बेटियां तो सुकून होती हैं, इज्जत होती है। खैर, उन्हीं दिनों के दौरान मेरे बाबा ने मेरी माँ और मामा पर बच्चों के अगवा का मुकदमा कराने की कोशिश की और बदचलन के इल्जाम लगाए। तो मेरी बहन डरकर वापस बाबा के पास चली गई कि कहीं बाबा दोबारा माँ को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मगर मैंने किसी भी हाल में माँ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं घर से कसम खा के निकला था कि आइंदा जिंदगी में कोई ऐसी सुबह नहीं आने दूंगा जिस सुबह मेरी आंखें माँ की चीखों पुकार सुनकर खुले। मेरे बाबा ने गांव की पंचायत लगवाई तो मेरी माँ डर गई। उसे यकीन था कि पंचायत मुझे मेरी माँ से छीनकर बाप के हवाले कर देगी। मैं जब मामा के साथ पंचायत के सामने पेश होने के लिए घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने कई बार मेरा चेहरा चूमा। जुबान से शब्द कम और हलक से हिचकियां ज्यादा निकल रही थी। फिर मेरी माँ ने मुझे अलविदा कहा। मुझे मुंह से बोलकर पिता के पास जाने से एक बार भी नहीं रोका, मगर उनके आंसू चीख चीख कर बता रहे थे कि तुम अपनी माँ का आखिरी सहारा हो। खैर, मैं माँ के साथ गांव पहुंचा। पंचायत लगी और मैंने बता दिया कि मैं अपनी मर्जी के साथ अपनी माँ के पास रहना चाहता हूँ। और जब दूसरे दिन वापस गया तो पिछले 5 सालों में वो पहला दिन था जब मेरे घर खुशी में कोई मीठी डिश बनी, और वो भी हलवा था जिसमें डाला गया घी, चीनी और मेवा। सब कुछ उधार था और उधार रकम से वापस करना हम दोनों माँ बेटे के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने इतवार के दिन उस दुकानदार के घर का सारा सामान नीचे वाले घर से ऊपर शिफ्ट किया और सारे घर की सफाई की। यूं अपने जिम्मे चढ़ा कर्ज हमने चूकता कर दिया। 2020 में मेरे मामा को फेफड़ों का कैंसर हो गया, जिसका मुझे उनकी मौत के बाद पता चला। तो उन्होंने पता नहीं किस तरह बिना मेरी रजामंदी के, मेरे विरोध के बावजूद मेरी माँ को बाबा के साथ सुलह करवाकर बाबा के घर भेज दिया। मैं माँ के कहने के बावजूद बाबा के घर न गया और माँ के साथ साथ मामा से भी रूठ गया। रूठने के बावजूद भी मैंने अपनी माँ से फोन पर संपर्क रखा और 1 अक्टूबर 2020 में मेरी माँ ने गांव के किसी आदमी के जरिए मुझे लेबर की नौकरी पर दुबई भिजवा दिया, जिसको आधे पैसे मेरी माँ ने अपना जेवर बेचकर अदा कर दिए और बाकी के पैसे मैंने यहाँ कमा कर देने का वादा कर लिया। मेरे दुबई आने के 6 महीने बाद ही मेरे मामा भी ये दुनिया छोड़ गए, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं दुबई से इंडिया की फ्लाइट टिकट करवाकर उनके अंतिम संस्कार पर जा सकूं। यहाँ मेरी माहाना तनख्वाह इंडिया के 17,000 रुपये महीना लगी और ईश्वर गवाह है, मुझे पूरे 1 साल में 3 तनख्वाह ही मिली। बाकी जिस कंपनी या आदमी के साथ काम किया उसी ने मेरा हक खा लिया। मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है, ना ही परदेश में जल्दी से कोई किसी की मदद करता है। इसलिए मैंने अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया और आज 1.5 साल हो गया मैं अपना कर्ज भी नहीं उतार सका। मेरे पिता बीमार हो गए तो बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी मैंने उठा ली। मेरी बहन ने भी कोई छोटा मोटा इंग्लिश का कोर्स कर रखा था, जो कि शहरी लोगों के लिए भले ही कोई मायने नहीं रखता, मगर देहाती लोगों के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन है। इसके बावजूद हमने अपनी बहन को घर के हालात और मजबूरी का बताया और उसका रिश्ता एक करीब ही के रिश्तेदार के लड़के से तय कर दिया, जो कि बिल्कुल अनपढ़ था। मगर इस लालच में रिश्ता तय किया गया कि वो लोग बिना दहेज के शादी के लिए तैयार थे। 6 फरवरी के दूसरे महीने में शादी रखी, जो कि मेरी नज़र में तकरीबन 40 से 50 हजार में हो जाती, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल जेवर खरीदा था और केवल 4 नए सूट, वो भी मोहल्ले की औरतों ने तोहफे में दिए थे। बस वही देने थे। बाकी आने वाली बारात, जिसका अंदाजा 20 से 25 आदमी था, उनकी चाय का इंतजाम जो तकरीबन 20 से 30 हजार में हो जाता। मगर शादी से 1 हफ्ता पहले ही मेरी बहन की होने वाली सास ने कहा
कि लड़का पिछले 1.5 साल से विदेश में है। क्या वो अब तक इतने भी पैसे नहीं कमा पाया कि बहन की बारात को खाना भी न दे सके? याद रखना, हम लोग दोपहर का खाना आपके यहाँ ही खाएंगे। और साथ ही ये भी बता दिया कि बारात के साथ कम से कम 500 आदमी होंगे। मेरी माँ ने उसे लाख समझाया, अपने हालात बताए, अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाया, मगर वो ना मानी। तो मजबूरन हम लोगों ने एक मैरिज हॉल के मालिक से बात की, जो हमारी बारात को उधार खाना देने पर राजी हो गया। उसने 700 रुपये प्रति आदमी फिक्स किया। यूं मेरी बहन की शादी मुझे 3.5 लाख रुपयों का कर्जदार बना गई, जो मैं 2 साल में भी वापस नहीं कर सकता था। अभी इधर उधर से पकड़कर महीने बाद मैरिज हॉल वाले को दूंगा और फिर 2 साल जिन जिन लोगों से कर्ज ले लूंगा उनका कर्ज उतारता रहूंगा। मेरी बहन की सास ने ये तो समझ लिया कि मैं 2 साल से बाहर हूँ, बहन की बारात को खाना तक भी नहीं दे सकता क्या। मगर अफसोस की ये न समझ पाई कि मैं 2 साल में इतना भी न कमा पाया कि बहन की शादी पर फ्लाइट टिकट लेकर घर आ जाता और अपनी बहन को अपने हाथों से विदा करता। मुश्किल हालात में जिस मामा ने सहारा दिया उसका अंतिम संस्कार करने जरूर आता। आज जब कॉल पर मेरी बहन का पति मुझे बता रहा था कि उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने शादी पर 8 लाख रुपये सिंगर और डांसर पर फेंके, तो यकीनन किसी कोने में बैठी मेरी बहन सुन रही थी और उसको पता था कि उसका भाई कितना कर्जदार हो चुका है। इसलिए मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया कि भाई, बेटियां बोझ होती है ना। क्योंकि जब कचरा चुनते हुए अचानक सामने आने पर हम दोनों बहन भाई बर्गर उठाने के लिए दौड़े और मेरी बहन के पाँव में कांच का टुकड़ा लगा, तो मैं अपनी बहन को उठाकर घर के रास्ते तक लाया था। तब मेरी बहन ने रास्ते पर पहुंचते ही मुझे कहा था कि भाई, बेटियां बोझ होती है ना। और मैंने अपनी बहन के माथे पर बोसा देते हुए कहा था, बहनें भाइयों का गुरूर होती है। मगर न जाने क्यों आज मैं अपनी बहन को अपना गुरूर क्यों नहीं कह पाया था। पता नहीं क्यों आज मैं अपने आंसुओं का घूंट नहीं पी पाया था। पता नहीं आज क्यों लगातार रोने की वजह से लग जाने वाली हिचकी ने मेरे रात के भोजन को कम करा दिया था। शायद इसकी वजह यही थी कि वक्त साबित करना चाहता था कि बेटियां वाकई बोझ होती हैं। खैर, लोगों का कर्ज मैं जैसे तैसे करके अदा करूंगा, चाहे मुझे अपने जिस्म का कोई हिस्सा ही बेचकर करना पड़े। मगर मेरी आप सभी मर्दों से हाथ जोड़कर विनती है कि जब कोई इंसान आपको अपनी बहन या बेटी दे देता है तो दूसरे शब्दों में वो आपको अपने हाथ बांध कर दे देता है। आप लोगों को ऊपर वाले की कसम है, लोगों पर उनकी औकात से ज्यादा बोझ ना डाला करें। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है मेरी इस दर्द भरी कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।